नमस्कार दोस्तों, 13 जनवरी साल 2012 शाम के 7:15 बजे दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज अपने 7 दिन के यूरोपियन दौरे पर निकलता है। इस जहाज का नाम है कोस्टा कॉनकॉर्डिया और ये इतना बड़ा है कि ये ना सिर्फ ऐतिहासिक टाइटैनिक जहाज से साइज में बड़ा है, बल्कि इसमें 2000 ज्यादा लोग बैठाने की कैपेसिटी है। इसलिए इसमें सफर कर रहे हैं 4252 लोग। एंटरटेनमेंट की बात करी जाए तो इस जहाज में क्या कुछ नहीं है। 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, 5 रेस्टोरेंट्स, 13 अलग अलग बार्स, एक कसिनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक बहुत ही बड़ा फिटनेस सेंटर जिसमें एक जिम है, सोना है, टर्किश बाथ है, यहाँ तक कि एक F1 रेसिंग सिमुलेटर भी लगाया हुआ है इस क्रूज शिप के अंदर। इस जहाज की पहली डेस्टिनेशन है इटली का शहर सवोना, जहां पहुंचने में करीब 1 दिन का समय लगेगा। लेकिन जहाज को चले हुए करीब 2.5 घंटे ही हुए थे कि अचानक से सभी को एक बड़ी तेज भयंकर आवाज सुनाई देती है। इसके एकदम बाद पूरे जहाज में सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और जहाज एक तरफ टिल्ट होने लग जाता है। घड़ी में समय था 9:45। एक ऐसा समय जब कुछ लोग अपने कमरों में सो रहे थे तो कुछ लोग डिनर टेबल्स पर बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ सोए हुए लोगों की नींद टूट जाती है और वो अपने केबिन से बाहर निकलकर देखते हैं कि हो क्या रहा है। इतने में डिनर टेबल पर बैठे लोगों की प्लेट्स साइड में टेबल से नीचे गिरने लग जाती हैं। पैसेंजर्स को इंटरकॉम के जरिए बताया जाता है कि जहाज में एक इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, लेकिन असल में बात तो यह थी कि शिप का पूरा इंजन ही फेल हो चुका था। जहाज के कैप्टन ये बात लोगों से छुपा कर रख रहे थे। थोड़ी देर बाद जहाज दूसरी तरफ टिल्ट करने लगता है। अब तक पैसेंजर्स समझ जाते हैं कि ये कोई आम इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं है। लोगों को लगता है कि कहीं ये टाइटैनिक जैसा हादसा तो नहीं हो रहा है। इत्तेफाक की बात है कि टाइटैनिक का हादसा इससे एग्जैक्टली 100 साल पहले 1912 में हुआ था और अब इस जहाज में जब इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ तो उस वक्त इसके डाइनिंग हॉल में टाइटैनिक का फेमस थीम सॉन्ग माई हार्ट विल गो ऑन बज रहा था। धीरे धीरे ये जहाज और टेढ़ा होने लगता है, राइट साइड की तरफ झुकने लगता है और नीचे वाले कमरों में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब तक लोगों ने रियलाइज कर लिया था कि ये जहाज तो डूबने वाला है, लेकिन पैसेंजर्स को ढंग से क्यों नहीं बताया जा रहा? शिप के कैप्टन इतने चुप क्यों बैठे हैं? इस जहाज को कोस्टा क्रोसियर नाम की एक इटालियन कंपनी के द्वारा चलाया जाता था। पहले तो ये कंपनी सिर्फ कार्गो शिप्स ऑपरेट करती थी, लेकिन 1948 में इन्होंने अपनी कोस्टा लाइंस शुरू करी और देखते ही देखते ये यूरोप की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूज शिप कंपनीज बन गई। आगे चलकर साल 2000 में कार्निवल कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी इसे खरीद लेती है तो कोस्टा क्रोसियर कार्निवल की एक सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। जून 2006 की बात है कि इन्होंने अपना पहला जहाज लॉन्च किया कॉनकॉर्डिया क्लास का, जो कि है हमारा ये आज का कोस्टा कॉनकॉर्डिया। अपने जमाने की सबसे बड़ी इटालियन क्रूज शिप। इसे बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $570 मिलियन, उस जमाने के 2500 करोड़ रुपए। उस दिन इस जहाज के कैप्टन फ्रांसेस्को शेटिनो एक इटालियन आदमी ही थे। साल 2002 से इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इनका नाम याद रखना क्योंकि ये हमारी कहानी में एक बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं। 7:18 ये जहाज अपनी पहली डेस्टिनेशन सवोना के लिए रवाना होता है और 2 घंटे ही बीते थे कि ये जहाज अपने नॉर्मल रूट से भटक जाता है। ये कोई गलती नहीं थी। कैप्टन शेटिनो जानबूझकर इस जहाज को एक आइलैंड के पास से ले जाना चाहते थे, इटली देश का गिग्लियो आइलैंड। ये चाहते थे कि यहाँ बैठे लोग रात के अंधेरे में इस चमकते हुए जहाज का नजारा ले सके। जब भी कोई जहाज किसी जमीन के बड़ी करीब से गुजरता है, इस चीज को सेल पास्ट या सेल बाय कहा जाता है। नॉर्मली इतने बड़े जहाज कई किलोमीटर दूर, 7-8 किलोमीटर दूर समुद्र के तट से समुद्र के बीच में ही चलते हैं, क्योंकि पानी उतना गहरा भी होना चाहिए इतने बड़े जहाज के चलने के लिए। लेकिन इस सेल बाय की वजह से ये जहाज किनारे से सिर्फ 150 मीटर दूर था और जिस रात ये जहाज इस आइलैंड के बगल से गुजर रहा था, उस रात हमारे भाई साहब शेटिनो मारियो को कॉल करके कहते हैं कि क्योंकि हम इस आइलैंड के बगल से गुजर रहे हैं, हम आपके लिए सायरन बजा देंगे, हम आपको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। ये सुनकर मारियो बताते हैं कि मैं तो हूं ही नहीं इस आइलैंड पर इस वक्त, मैं तो इटली के किसी दूसरे शहर में हूं। इसी बातचीत में कॉल की लाइन कट हो जाती है। ये कॉल करी गई थी 9:40 पर और इसके कुछ ही मिनटों बाद वही भयानक सी आवाज आती है जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी। जिसका डर था वही हुआ। ये जहाज पानी के अंदर मौजूद पत्थरों से जाकर
टकरा गया। कॉनकॉर्डिया जहाज के हल को इस टकराव ने चीर कर रख दिया। लगभग 70 मीटर लंबा घाव इस जहाज के सेंसिटिव हिस्से पर पड़ गया। जिस जगह पर यह इंपैक्ट हुआ वो जगह आइलैंड के किनारे से 100 मीटर दूर भी नहीं थी। रात के अंधेरे में जहाज इतना आइलैंड के करीब पहुंच गया था। बंद दरवाजे से ही इन्हें दिख रहा था कि जनरेटर्स और इंजन पूरी तरीके से पानी के लपेटे में आ चुके थे। 9:52 चीफ इंजीनियर और इंजन रूम के बाकी ऑफिसर्स इमरजेंसी डीजल जनरेटर चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस नाकाम रहते हैं ये इस कोशिश में। ये चीफ इंजीनियर जहाज के कैप्टन शेटिनो को जाकर फिर बताते हैं कि हालत कितनी खराब हो चुकी है, लेकिन जहाज के कैप्टन पैसेंजर्स को अनाउंस करते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं, बस लाइट गई है इसलिए ब्लैकआउट हुआ है। A nome del nostro comandante, le chiediamo gentilmente di tornare alla vostra cabina o se desiderate essere in giro per il salone. Una volta che noi abbiamo finito di sistemare il problema che abbiamo, il problema elettrico del generatore, tutto sarà calma. इन अगले मिनटों में जहाज रुका नहीं था अपनी जगह पर, बल्कि आगे बढ़ते जा रहा था आइलैंड से दूर। 10 बजे के करीब कैप्टन शेटिनो को लगता है कि इस जहाज को वापस घुमा लेना चाहिए। जहाज एक यू टर्न लेता है और उसकी वजह से सीधा होने की जगह दूसरी तरफ टिल्ट करने लग जाता है। पहले लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट कर रहा था, अब राइट साइड की तरफ झुकने लग जाता है। इसी बीच कुछ पैसेंजर्स परेशान होकर लोकल पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं और 10:12 पर इटालियन कोस्ट गार्ड जहाज के कैप्टन को कॉल करती है। बताओ हमें चल क्या रहा है? पैसेंजर्स आपके जहाज के हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जहाज के कैप्टन कहते हैं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक ब्लैकआउट हुआ है, आप लोग चिंता मत करो। ये बात तब कही गई जब आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका था टकराव हुए। 10 मिनट और बीतते हैं और तब जाकर कैप्टन शेटिनो का मन बदलता है। आखिर कब तक झूठों के सहारे वो सच्चाई को दबाकर रखेंगे? रात के 10:22 शेटिनो रेडियो ऑपरेटर को कहते हैं कि तुम कोस्ट गार्ड को कॉल करके बताओ कि जहाज के लेफ्ट साइड में एक टक्कर लग गई है और कॉनकॉर्डिया को टग बोट्स की मदद की जरूरत है। लोगों को लाइफ जैकेट्स हमने दे दिए हैं और सब लोग सेफ हैं। एक मिनट यहाँ पर बहुत जरूरी था क्योंकि जहाज धीरे धीरे और ज्यादा टिल्ट किए जा रहा था। रात के 10:48 जहाज 30 डिग्री से टिल्ट कर चुका है। सोचकर देखो दोस्तों, 4200 से ज्यादा लोग इस जहाज पर फंसे हुए हैं और अब ये जहाज 30 डिग्री टिल्ट कर चुका है। नीचे के कई केबिन्स पानी के अंदर डूब चुके हैं और ऊपर के कई डेक्स में सामान इतना इधर उधर होकर गिरा है कि सब कुछ तहस नहस हो रखा है। इस पूरी सिचुएशन में कैप्टन ने बस एक अच्छा फैसला लिया था, यू टर्न लेने का। अब इस एक अच्छे फैसले के बल पर ही हमारे फेकू महाराज कैप्टन यहाँ पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे और चाह रहे थे कि लोग उन्हें हीरो की नजर से देखें इस एक फैसले की वजह से ही उन्होंने जहाज छोड़ देने का संदेश दिया। कॉनकॉर्डिया में बुरी तरीके से हड़बड़ी मच गई। कुछ लोग तो इस संदेश से पहले ही लाइफ बोट्स लेकर पानी में निकल चुके थे। बाकी कई लोग कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें स्विमिंग आती है तो वो सीधा पानी में कूद गए। उन्हें दिख रहा था कि बगल में आइलैंड है तो वहां पर तैर कर चले गए। लेकिन कैप्टन के इस सिग्नल के बाद पूरी तरीके से केओस हो गया क्योंकि लोगों की भीड़ लाइफ बोट्स की तरफ भागने लगी। लोग धक्का मुक्की करने लगे पहले लाइफ बोट्स में जाने के लिए। एक अच्छी चीज ये हुई कि कैप्टन शेटिनो के बर्ताव से परेशान होकर कुछ क्रू मेंबर्स जहाज के ऑलरेडी रेबेल करने लग गए थे कैप्टन के अगेंस्ट। उनके ऑर्डर से 10-15 मिनट पहले ही पैसेंजर्स को अपने केबिन से बाहर निकालकर लाइफ बोट्स में बिठाने लग चुके थे। A steward came over to us because the key card wasn't working and told us, take your coat, take your life jacket. 40 डिग्रीज का टिल्ट, 50 डिग्रीज का टिल्ट। इस पॉइंट तक राइट साइड में जिन लोगों के केबिन्स थे उनका लेवल बिल्कुल पानी के लेवल पर आ चुका था, तो वो लोग तो बड़ी आसानी से पानी के अंदर कूद कर चल लिया आइलैंड की ओर। लेकिन मुसीबत उन लोगों के लिए थी जो जहाज की दूसरी ओर थे। इतने टेढ़े जहाज में कैसे वो रास्ता ढूंढे और बाहर की तरफ निकले। इस सब धक्का मुक्की के बीच एक इंडियन स्टाफ मेंबर भी वहां मौजूद थी, करनाथा रमेशाना, जो कॉनकॉर्डिया की 11 मेंबर सिक्योरिटी स्टाफ की इकलौती महिला थी। वो बताती हैं कि कैसे लैंग्वेज बैरियर्स उभर कर सामने आने लगे। ज्यादातर पैसेंजर्स जो क्रूज शिप में बैठे थे वो एक्चुअली इटालियन ही थे और क्रू के बहुत सारे मेंबर्स इटालियन भाषा नहीं जानते थे। उस रात जहाज पर एक और इंडियन क्रू मेंबर मौजूद थे, रसेल रोबेलो, जो कि एक वेटर के तौर पर काम कर रहे थे। कैप्टन शेटिनो के ऑर्डर के आने से पहले ही वो पैसेंजर्स की मदद कर रहे थे लाइफ बोट्स पर बैठने में।
वो आखिरी दम तक फंसे हुए लोगों की मदद करते रहे जैसे जहाज डूबता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रसेल उन लोगों में से थे जो अपनी खुद की जान नहीं बचा पाए इस इवैक्यूएशन के दौरान। हम एग्जैक्टली तो नहीं जानते कि इनके साथ क्या हुआ, लेकिन पैसेंजर्स की मदद करते समय इनकी डूबकर मौत हुई, इतना हम जरूर जानते हैं। Indian waiter Russell Rebello is said to have died after giving up his own life jacket to save one passenger and helping others into lifeboats. दूसरी तरफ कैप्टन शेटिनो जैसे लोग थे जो पैसेंजर्स की मदद करने की जगह बहुत ही जल्दी जहाज छोड़कर भाग गए आइलैंड की ओर। Italian cruise ship captain who apparently ran for a lifeboat and got off the wreck while his crew and passengers were still on board fighting for their lives. सही सुना आपने, वही कैप्टन जिन्होंने पहले झूठ बोल के कवर अप किया, 1 घंटा लगा दिया पैसेंजर्स को सच बताने में, और जैसे ही इन्होंने अपना ऑर्डर दिया उसके कुछ ही मिनट बाद रात के 11:19 पर ये पहले क्रू मेंबर्स में से थे जो जहाज छोड़कर भागे। गिग्लियो आइलैंड अपने आप में एक गांव की तरह है, ज्यादा लोग वहां रहते नहीं है, सिर्फ 700 लोगों की पॉपुलेशन है इस आइलैंड पर। लेकिन उस रात जब हादसा हुआ, कुछ लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर जरूर देखा कि क्या हो रहा था। इस आइलैंड के डेप्यूटी मेयर मारियो पेलेग्रिनी को जैसे ही पता चला कि यहाँ एक जहाज डूब रहा था, ये खुद एक सिविलियन बनकर इस जहाज के पास गए लोगों की मदद करने के लिए। 1 मिनट बिना सोचे ये लाइफ बोट में कूदे और पानी में गए लोगों की मदद करने के लिए। इन्होंने कहा जब जहाज पूरी तरीके से राइट साइड की ओर गिर चुका था, कुएं से बनने लगे थे जहाज के अंदर पानी के, जिनमें लोग फंसे हुए थे। वो एक रस्सी का इंतजाम करते हैं और उस रस्सी की मदद से कुएं में फंसे हुए लोगों को निकालकर उनकी जान बचाते हैं। इस अर्ली स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन में करीब 2500 से 3300 लोग सेफली आइलैंड पर पहुंच चुके थे। 11:38 करीब 400 लोग अभी भी जहाज में फंसे हुए थे। इटालियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स और फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की नाव भी अब लोगों की मदद करने के लिए पहुंच चुकी थी। रात के 12:42 कोस्ट गार्ड के कमांडर कैप्टन ग्रेगोरियो दे फैल्को कैप्टन शेटिनो को कॉल लगाते हैं और इस कॉल की एक्चुअल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, सुनिए। Io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Di Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino. Quella piscacina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo, chiaro? यही कारण कि शेटिनो को बाद में लोग कैप्टन कावर्ड या कैप्टन कायर करके पुकारने लगे। एक तरफ इस जहाज के कुछ जाबाज क्रू मेंबर्स और इटालियन कोस्ट गार्ड की टीम रात भर मदद करते रहे लोगों की। अगली सुबह जब सूरज निकलता है और इस जहाज पर रोशनी पड़ती है, तब जाकर लोगों को एहसास होता है कि एक्चुअली में ये कितना बड़ा हादसा हुआ है। इन फोटोज को देखिए जो सुबह के समय ली गई। एग्जैक्टली जहां पर ये टकराव हुआ था उस हिस्से को भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये टकराव था। 700 लोग आइलैंड पर रहने वाले, लेकिन 4000 लोग जो जहाज में थे, इन लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले ताकि इन्हें शेल्टर प्रोवाइड करी जा सके। कुछ लोग हाइपोथर्मिया का शिकार बने हुए थे क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, लेकिन सब लोग बड़े डेस्परेट थे, अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस आइलैंड के गांव पर मौजूद स्कूल, चर्चेस और कैंटीन्स जैसी जगहों को खोल दिया गया ताकि सर्वाइवर्स को सर पर एक छत मिल सके। ब्लैंकेट्स और ड्राई कपड़े भी दिए गए इन लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो अगले 2 से 2.5 हफ्तों तक चलने वाला था। इटालियन नेवी, कोस्ट गार्ड, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस सबको इन्वॉल्व होना पड़ा। रेस्क्यू डाइवर्स की भी जरूरत पड़ी क्योंकि जो अभी भी फंसे हुए लोग थे वो अपना दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे केबिन्स का। पानी का प्रेशर दूसरी तरफ से इतना था कि वो केबिन के अंदर ही बंद रह गए थे। 14 जनवरी को एक साउथ कोरियन कपल को रेस्क्यू किया जाता है जो अपने केबिन के अंदर ही बंद थे इस तरीके से। कुल मिलाकर 32 लोगों की मौत हुई इस पूरे हादसे में। अगली प्रॉब्लम थी इस डूबे हुए जहाज से तेल निकालना और पूरे जहाज को वापस रेस्क्यू करना ताकि ये यही ना पड़ा रहे। इंजीनियर्स ने जब इस जहाज को एनालाइज किया तो इसे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया गया। इसका मतलब कि इसे बचाने का कोई चांस नहीं था, इस जहाज को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इकलौता ऑप्शन था कि अब इसे डिसअसेंबल किया जाए और इसके स्क्रैप मेटल को बेच दिया जाए। सबसे पहले जहाज के अंदर करीब 19 लाख लीटर फ्यूल मौजूद था। ये फुली लोडेड शिप थी, जस्ट इसने चलना शुरू किया था, इसलिए फ्यूल पूरा भरा हुआ था। फ्यूल निकालने के लिए जहाज के अराउंड एक ऑयल बैरियर बनाया गया और 12 फरवरी 2012 को जाकर ऑयल रिमूवल करना शुरू किया गया। क्योंकि ये सर्दियों का समय था, एक और प्रॉब्लम ये थी कि काफी सारा फ्यूल सेमी सॉलिड स्टेट में बन चुका था, तो उसे रीहीट करने की भी जरूरत पड़ी थी उसे बाहर निकालने से पहले। तो हीट करने के बाद एक दूसरी टैंकर शिप का इस्तेमाल किया गया और पंप के जरिए सारे तेल को इधर से उधर ट्रांसफर किया गया। स्टील स्ट्रक्चर बनाया गया पानी के अंदर जहां पर इस जहाज को सीधा किया जा सके।
इस पर काम शुरू हुआ 1 साल बाद अप्रैल 2013 में जाकर। इसके बाद जहाज के ऊपर वाली साइड पर बड़े बड़े बक्से लगाए गए। इन बक्सों में पानी भरा गया जिससे कि वजन आ सके इनमें, और रस्सियों का और केबल्स का इस्तेमाल करके इन बक्सों को खींचा गया ताकि इन्हें वेट्स की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इन वाटर टाइट बक्सों को केसन करके बुलाया जाता है। टोटल में 15 ऐसे केसन्स लगाए गए। 16 सितंबर 2013 एक्चुअल प्रोसेस शुरू हुआ कॉन्कोर्डिया को सीधा करने का। 19 घंटे लग गए करने में। आप देख सकते हैं कि कैसे ये किया गया, पुलिंग मशीन, स्टील स्ट्रक्चर और केसन्स का इस्तेमाल करके। इसके बाद अगली स्टेप थी इस जहाज को पानी पर तैराना। इसके लिए और बक्सों का इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ भी केसन्स लगाए गए और इसके बाद उन केसन्स से पानी निकाल दिया गया जिससे कि फ्लोट करने लगे वो। और जैसे जैसे वो केसन्स फ्लोट करने लगे, पूरा जहाज भी उनके साथ फ्लोट करने लगा। A sound usually used to warn, bled out to shout success. इस पूरे प्रोसेस में 500 डाइवर्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और बायोलॉजिस्ट इन्वॉल्व थे। 19 महीने बीत चुके थे एक्सीडेंट हुए और सिर्फ इस जहाज को रेस्क्यू करने की कॉस्ट $799 मिलियन आ रही थी। इस जहाज को पोर्ट पर ले जाने के लिए एक दूसरे जहाज का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे टो करके ले जाता है। यह किया गया जुलाई 2014 में। और अब तक टोटल कॉस्ट इस ऑपरेशन की $1.2 बिलियन पहुंच चुकी थी। लेकिन खर्चा अभी भी बहुत उठाना था इस कंपनी को। इस टूटे हुए जहाज से भी मेटल को स्क्रैप करके निकालने का खर्चा लगता है, लोगों की मेहनत लगती है। 350 से ज्यादा लोगों ने इस पर काम किया और ये प्रोसेस जाकर जुलाई 2017 में खत्म हुआ। लेकिन एक सवाल आपके मन में जरूर होगा, जहाज के कैप्टन के साथ आखिर क्या हुआ फिर? वही बंदा जो इकलौता कारण था इस हादसे के पीछे, जिसने अपने पैसेंजर से झूठ बोला, टाइम पर उन्हें इन्फो नहीं दी और जब जहाज डूबने लगा तो सबसे पहले खुद ही जहाज छोड़कर भाग निकला। हादसे के बाद भी दोस्तों कैप्टन शेटिनो की फेंकने की आदत गई नहीं। कोर्ट में जब केस चला तो कोर्ट में ये कहते हैं कि जब जहाज 60 से 70 डिग्री के एंगल पर था, मेरा पैर फिसल गया और मैं लाइफ बोट में गिर गया और कुछ इस तरीके से मैं लाइफ बोट में गिरा और वहां से गया। जाहिर सी बात है ये आर्ग्यूमेंट किसी को बिलीवेबल नहीं लगी। कोर्ट के जज ने इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया और 2017 में कैप्टन शेटिनो पर मैनस्लॉटर का चार्ज लगाया जाता है और इन्हें 16 साल की जेल सुनाई जाती है। और इस पूरी कहानी से अगर कोई सीख मिलती है तो वो ये, कभी भी अपने जहाज की कप्तानी एक फेकू कायर आदमी को मत देना जो अपनी गलतियां एडमिट करना ना जानता हो। ऐसे लीडर्स जो अपनी गलतियां कभी नहीं मानते और झूठ बोलते हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, वो बेहद खतरनाक हो सकते हैं।